दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। आज की कहानी नाग नागिन और एक राजकुमारी की बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है कि कौन सी स्त्री मनुष्य को कंगाल बनाने के लिए आती है और कौन सी स्त्री के आने से मनुष्य की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक समय मिलने पर पूरा सुनें। दोस्तों, एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राज्य का राजा उग्रसेन बड़ा ही प्रतापी राजा था, जो सदैव अपनी प्रजा के हित में काम किया करता था। राजा उग्रसेन के द्वार पर किसी तरह की आस लेकर आने वाला हर व्यक्ति कभी निराश नहीं जाता था। राजा उग्रसेन हर प्रकार से उसकी सहायता किया करता था, इसलिए चारों तरफ राजा की खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन राजा के दरबार में जंगल से कुछ ऋषि मुनि पधारे थे। ऋषि मुनि राजा से कुछ सहायता मांगने आए थे। दोस्तों, उस राज्य के जंगल में कुछ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। वे ऋषि मुनि बोले, राजन, हमारे राज्य के जंगल में एक राक्षस रहता है और वह राक्षस प्रतिदिन निर्दोष ऋषि मुनियों का हरण कर लेता है और उन निर्दोष ऋषि मुनियों को मारकर खा जाता है। दोस्तों, यही सोच करके एक दिन राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए और उन निर्दोष ऋषि मुनियों की सहायता करनी चाहिए। यही विचार करके राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम आखेट के लिए जंगल में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस मिला तो आज हम उसका वध कर देंगे, जिससे ऋषि मुनि आराम से निर्भय होकर तपस्या कर सके। राजा के सेवकों ने एक सुंदर सा घोड़ा तैयार कर दिया और उसके बाद राजा उस घोड़े पर सवार होकर के आखेट के लिए उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों, उस जंगल में एक राक्षस और उसकी बेटी रहा करती थी। उस राक्षस की बेटी अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती, क्योंकि उस दुष्ट राक्षस के हाथ पैर नहीं थे, इसलिए वह राक्षस एक गुफा में पड़ा रहता था और उसकी जो लड़की थी वह उस जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपना सुंदर रूप दिखाकर लौटाती, साधु संतों को बहाना बनाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर बुलाकर ले जाती और गुफा के अंदर पहुंचने पर वह दुष्ट राक्षस उन्हें मारकर खा जाया करता। वह हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती और उनसे कहती कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूं। और कामी पुरुष उन पर आसक्त होकर उसके साथ चलने को राजी हो जाता और वह राक्षस की पुत्री उनको लेकर के जाती थी। तब तक रात्रि हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई व्यक्ति उस गुफा में प्रवेश करता तो वह दूर बैठा हुआ दुष्ट राक्षस उन्हें दिख जाता था। इसलिए रात्रि का फायदा उठाकर उन व्यक्तियों को गुफा के अंदर ले जाती और गुफा के अंदर बहुत ही सकड़े मार्ग से निकलती। उसी सकड़े मार्ग पर उसका पिता बैठा होता था। इसी प्रकार से वे दोनों मिलकर उस व्यक्ति को मारकर खा जाते। इस तरह करते करते उन दोनों का काफी समय बीत गया। अब राजा भी इसी जंगल में जा पहुंचा ऋषि मुनियों की सहायता करने। जिस जंगल में वह राक्षस रहता था, जो रोज लोगों को अपना शिकार बनाता था, जैसे ही राजा ने उस जंगल में प्रवेश किया तो उस दुष्ट राक्षस को मानव की खुशबू आने लगी और अपनी पुत्री से बोला कि बेटी, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्र जाओ, मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है।
कोई जवान हष्ट-पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है जो इस मार्ग से निकलकर जा रहा है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। दोस्तों, जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या का वेश बनाया। ऐसा लग रहा था कि कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई। दोस्तों, वह राक्षस पुत्री सुंदर राजकुमारी बनकर के 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी जंगल में चली जा रही। उधर से राजा उग्रसेन अपने घोड़े पर सवार होकर चल रहा था। उस राक्षस पुत्री ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर के उसकी तरफ आ रहा है। देखने में लगता है कि कोई किसी देश का राजा है, लेकिन जो भी हो, आखिर है तो इंसान ही, और राजा का मांस तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों, उसी जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। नाग और नागिन जानते थे कि इस जंगल में एक राक्षस और उसकी एक पुत्री है जो लोगों को अपने रूप में लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा को जब उस जंगल में घोड़े से टहलते हुए देखा तो नागिन अपने पति से कहती है कि स्वामी, इसी राज्य का राजा उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है और वह आज इस जंगल में घूम रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये राक्षस पुत्री राजा को ही अपने जाल में फंसा ले, इसलिए हमें राजा की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, वे दोनों नाग और नागिन लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। अब इधर वह राक्षस पुत्री सुंदर सा रूप बनाकर चली आ रही, उधर से राजा घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे, और उस सुनसान जंगल के बीच वह राक्षस पुत्री राजा के मार्ग में आकर खड़ी हो जाती। जब राजा का ध्यान उस राजकुमारी जैसी दिखने वाली सुंदर स्त्री पर गया तो राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते और कहने लगते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा, फिर अकेली इस सुनसान जंगल में यहां क्यों भटक रही? यहां तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वह लड़की कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बचपन से ही इसी जंगल में पली बड़ी, क्योंकि मेरे पिता इस जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। वे गुफा में बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप यह बताओ कि आप किसी देश के राजा हैं। आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा कहते हैं कि हाँ सुंदरी, मैं इसी राज्य का राजा हूं। लड़की कहती है कि राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर योग्य वर देख कर आओ। अपने पिता की आज्ञा बस मैं अपना पति तलाशने आई हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि इस जंगल में सब बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूं, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर यह जान चुकी हूं कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? दोस्तों, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी की चाल से बस में नहीं हुआ? बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी के आगे बरबस हो गए। यह राजा तो बहुत छोटी सी चीज थी। उस राक्षस पुत्री ने अपने यौवन के जाल में राजा को पूरी तरह से जकड़ लिया। दोस्तों, काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। उस समय वह मतवाला हो जाता है। इस राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा कहने लगे, सुंदरी, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी
पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हारे पिता कहां हैं? तब वह राक्षसनी कहती है, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं, इसलिए हे राजकुमार, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं यह खबर जाकर अपने पिता को दे देती हूं। प्रेम बस राजा कहने लगा, सुंदरी, तुम्हारे लिए तो 2 घड़ी क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूं। दोस्तों, वह राजा राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। अब राक्षसी कहने लगी कि राजकुमार, मैं इस मार्ग से जा रही हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है, उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं। तुम 2 घड़ी बाद मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जा रही हूं। और इतना कहकर के वह राक्षस पुत्री वहां से चली जाती है। राक्षस पुत्री को विश्वास था कि काम के वशीभूत राजा मेरे पास जरूर आएगा। इधर राजा के मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय 2 दिनों के बराबर लग रहा था। राजा सोच रहा था कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस सुंदरी को प्राप्त कर सकूं। इधर वह नाग उस स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में फंस चुका है। यह उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा और इस राज्य की प्रजा अपने इस धर्मात्मा राजा को खो देगी। तभी वह नाग बिल से निकलकर राजा के समक्ष आ जाता है। नाग कहने लगा, हे मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते। तब राजा कहता है कि हां नागराज, आपने सही पहचाना। मैं एक राजा हूं, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है? तब नाग कहता है, हे राजन, तुम जो काम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह लड़की कितनी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहां से लौट जाओ। इधर नाग की बात सुनकर के राजा कहने लगा कि नागराज, क्या तुम्हारी मति मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? तब नाग कहता है, राजन, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या तुम उसके गोत्र के बारे में जानते हो? उसकी क्या जाति है? क्या तुम यह सब जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है। तब नाग कहता है, राजन, इस समय आप काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूं कि इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो। इसलिए हे राजन, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख को और क्रोधी पुरुष को अपने हितैषी का भी समझाना बुरा लगता है। इसलिए हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं, आपका हितैषी हूं। कहते हैं जिस औरत के कुल का, जिस औरत के खानदान का पता ना हो तो उस स्त्री के मुंह में पड़ना उस पतंगे के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देखकर उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और उसमें जाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसलिए हे राजन, जैसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता, ऐसे जल में कूद के नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है। उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। तब नाग कहता है कि राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री राजकुमारी बैजंती के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या उसके समान चतुर है? राजा बोला कि कौन बैजंती? मैंने किसी राजकुमारी बैजंती के बारे में नहीं सुना।
आखिर कौन है यह राजकुमारी बैजंती? नाग कहने लगा, राजन, यदि तुम राजकुमारी बैजंती के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहर कर मेरी बातें सुननी होगी। दोस्तों, अब तो राजा को उस नाग की बातों को सुनने की इच्छा हुई। कहने लगा, नागराज, मुझे राजकुमारी बैजंती के बारे में जानना है। तब वह नाग बोला, राजन, मैं आपको राजकुमारी बैजंती की दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनाना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें यह कहानी शाम को सुनाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर के नाग अपने बिल के अंदर चला जाता है। अब तो राजा बड़ी दुविधा में फंस गया, क्योंकि 2 घड़ी के बाद उसने राक्षसी से गुफा में आने का वादा किया था और इधर नाग ने 2 घड़ी के बाद राजकुमारी बैजंती की कहानी सुनाने का समय दिया। दोस्तों, वह नाग तो उस राजा को उस राक्षस की गुफा में जाने से रोकना चाहता था कि राजा मेरी कहानी को सुनने लगे और वहां जाने से बच जाए, परंतु राजा तो उस सुंदरी के मुंह में बंधा हुआ था और इधर उस नाग की बातों को सुनकर एक दोराहे पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वो एक धर्मात्मा राजा था, ईश्वर में आस्था रखता था, इसलिए राजा उग्रसेन की बुद्धि जागृत हुई। ईश्वर का साथ मिला तो सोचने लगा कि मुझे उस राजकुमारी बैजंती के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर ये राजकुमारी बैजंती कौन है और यह नाग राजकुमारी बैजंती की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। इसलिए मुझे आज रात यहां ठहर करके इस नाग से राजकुमारी बैजंती की कहानी सुननी चाहिए। दोस्तों, इधर 2 घड़ी का समय बीत जाता है। राजा उसी स्थान पर ठहर कर नाग देवता के आने की प्रतिज्ञा करता है। थोड़ी देर के बाद नाग भी आ जाता है। उधर राक्षसी उस गुफा के अंदर राजा उग्रसेन का इंतजार कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा और मैं और मेरा पिता उसको अपना भोजन बना लेंगे। दोस्तों, इधर वह नाग कहने लगा, राजन, अब मैं तुम्हें राजकुमारी बैजंती के बारे में बताता हूं। इस प्रकार से नाग राजा उग्रसेन को राजकुमारी बैजंती की कहानी सुनाने लगता है। नाग कहने लगा, हे राजन, काफी समय पहले की बात, एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 3 रानियां थी, मगर उस राजा के एक ही पुत्र था। अब धीरे धीरे समय निकला। समय के साथ साथ राजा का पुत्र शादी के योग्य हुआ, तो राजा अपने पुत्र की शादी के बारे में सोचने लगे। राजा अपने बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहते थे जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। अब इधर उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करते थे। वह राजा बड़ी बड़ी मुश्किलों में, समस्याओं में तोते की सलाह लेता था और उसकी सलाह राजा मानता भी था। यही सोचकर इस समय भी राजा ने अपने तोता को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई और वैसी ही राजकुमारी ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने पुत्र के लिए चाहता था। उस वफादार तोते ने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर के उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और तोता राजकुमार की आज्ञा लेकर वहां से उड़ चला। वह एक पड़ोसी राज्य में पहुंचा। आगे नाग राजा से कहता है, राजन, तोता जिस पड़ोसी राज्य में पहुंचा उस राज्य के राजा को भी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था बैजंती। वह राजा भी अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे योग्य राजकुमार की तलाश में था। उस राजा के पास एक मैना थी जिसको राजा ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने की जिम्मेदारी दी। जब वह तोता उस राजा के राज्य में पहुंचा तो वहां बहुत बारिश हो रही थी।
इसलिए तोता को एक पेड़ पर शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया, जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वह तोता उसके अंदर जाने के लिए उड़ा, तो उसके अंदर से एक आवाज आई कि तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ के जड़ के पास एक डाल पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में ही उस खोखली जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह यहां हमारे राजकुमार के लिए एक सुंदर और योग्य राजकुमारी की तलाश में आया है। मैना भी उस राजकुमारी वैजंती के लिए, जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। तोता बोला कि अब तो हमारा राजा भी वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को बताया कि राजकुमारी की पसंद भी बताई। सो वे दोनों, तोता और मैना, राजकुमारी के महलों की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करते हैं, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को भी बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने तोता और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी। मैना को जब इस बात का कुछ कुछ पता चल गया, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली कि आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारें, चलो हम यहां से दूर भाग चले। और वे दोनों, तोता और मैना, वहां से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको नहीं ढूंढ पाए। सैनिक अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि तोता और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह चले गए। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि राजा के सैनिक उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता और मैना राजा के पास आकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा कि आप हमको क्यों मरवाना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी है और अमीर भी। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। राजा ने राजकुमार की तस्वीर लेकर अपने शाही जनाजे खाने में भेज दी और अपनी रानी से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताए कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती है या नहीं। कुछ दिन बीत गए, पर वह तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी वैजंती को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह उसको अपने हाथ में ही लिए रखती। खैर, कुछ दिन बाद जनाज खाने से जवाब आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है। अब उसकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो
राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही। जैसे यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमारी की मनपसंद लड़की मिल गई और वे 2 महीने के अंदर शादी के लिए बारात लेकर यहां आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर प्रणाम किया और अपने राज्य को उड़ गया। अपने राज्य पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। तो इधर शादी की तैयारियां शुरू हुई। शादी की तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ा और बीमारी की वजह से राजा मर गया। परिवार वालों और राज्य की प्रजा के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां से चलना उसका अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, वह वहां से बारात लेकर चल दिया। अब राजकुमारी का राज्य कोई बहुत दूर नहीं था, सो वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास ही एक बगीचे में डाल दिया। फिर आगे नाग कहता है, राजन, अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस वफादार तोता को वहां के माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी वैजंती बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले को वापस महल चलने के लिए कहा, क्योंकि अब उसको अपने प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी वैजंती ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमारी की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। दासी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना तो नहीं खाया, तो दासी ने राजकुमार को खाने की प्लेट में उंगली डालने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे दासी को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, असरपियां से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। फिर अगली रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जिन्न रहता था। जिन्न का एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था।
इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो जिन्न ने अपने बेटे से कहा कि तुम तालाब के किनारे जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी, घोड़े और खजाने को यहां ले आओ। उसका बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर वह डर गई, लेकिन फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने इसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहां से जाएंगे। तुरंत ही एक कब्र खोदी गई। उस आधे आदमी ने राजकुमार को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। जिन्न के बेटे ने वह कब्र 1 फुट गहरी और खोदी। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटी है। जिन्न के बेटे ने कब्र और चौड़ी की और गहरी खोद दी। जब वह यह कर रहा था तभी राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फपक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा होता। जब वह वहां बैठी बैठी रो रही थी तो इत्तेफाक से वहां से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रही? राजकुमारी ने राजकुमारी की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यहीं इंतजार करो जब तक मैं वापस लौट कर आती। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उससे राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला कि वह जगह तो शैतान और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूं और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूं। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो वह तो सहायता का इंतजार ही कर रही थी जो साधु की पत्नी उससे वादा करके गई थी। साधु बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमारी की लाश का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे न रहा गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और खुशी के मारे रो पड़ी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उस साधु महाराज का धन्यवाद करके वहां से आगे बढ़ गए। अब अगली रात राजकुमार और राजकुमारी एक शहर में रुके। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी, क्योंकि जिस शहर में राजकुमार और राजकुमारी रुके उस शहर में एक जादूगरनी रहा करती थी। उसके एक बेटी थी। जैसी उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की सोचने लगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी मां से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक बैल में बदल दिया। सारा दिन वह बैल जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जहां वह जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता।
इस तरह कई दिन बीत गए। इधर राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह अब क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वह सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और न सह सकी तो राजकुमारी ने अपने पति को ढूंढने के लिए एक तरकीब सोची। उसने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा उसकी शकल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ, तो राजा ने उसको अपना कोतवाल रख लिया। इस कोतवाल को बहुत सारे घरों के बहुत सारे भेद मालूम रखने पड़ते थे। उसके नीचे बहुत तेज और कोई भी काम करने के लिए बहुत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शकल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता तब तक कि वह आदमी नहीं मिल जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए, मगर अभी भी राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि उसको यह पता चल गया कि जिस घर में वह और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहां उसने एक बैल को इधर उधर घूमता हुआ देखा, पर उसको यह पता नहीं चल सका कि वह उसका अपना प्यारा राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको बैल में बदल दिया था। इधर अब धीरे धीरे उस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ने लगी। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी था, जबकि वह तो आदमी के भेष में राजकुमारी थी। वह कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंटें दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। राजकुमारी ने यह कपड़ा लाकर अपनी एक खिड़की में टांग दिया। एक दिन सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े की रंग और उसकी बनावट देखकर दंग रह गया। वहां आकर वह रानी से मिला तो उसने जो कुछ देखा था वह सब रानी को बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हुई, तो रानी ने राजा से प्रार्थना की कि वह उस कोतवाल को बुलाए और उससे वह कपड़ा मंगा कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। इधर कोतवाल ने रानी को वह सारा कपड़ा दे दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह कोतवाल से कहे कि वह उसको वैसा ही कपड़ा और ला कर दे। जब राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया तो कोतवाल ने कहा कि महाराज, यह काम जरा मुश्किल है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से वह सीधे जादूगरनी के घर गया और उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कोतवाल से कहा कि अफसोस, वह इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूर राज्य चला गया था, उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। कोतवाल ने कहा कि वह अपने भाई को लिखे कि वह वैसा ही कपड़ा और भेज दे। जादूगरनी ने कहा कि वह यह नहीं कर सकती, क्योंकि जहां वह गया है वहां के सारे आदमियों को उसने खा लिया और अब वहां उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इन शेरों को भी वह एक तरह की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है। हालांकि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से जो कोई भी वहां जाता है, कोई भी शेर या तो किसी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी चट्टान के पीछे से निकल आता है और उसको खा जाता है। इस तरह से वहां कई लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहां भेज सकती? ऐसे खतरे वाले काम के लिए मैं वहां किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हारा भाई कहां रहता है। मैं वहां जाऊंगा और उससे कपड़ा लेकर के आऊंगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है
नहीं गया तो राजा मेरी जान ले लेगा। जब तक कि मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता, मैं तो यहां भी सुरक्षित नहीं। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहां रहता है। मैं उसके पास जाकर उससे मिलूंगा और कपड़ा लेकर आऊंगा। जादूगरनी बोली कि ठहरो, अगर तुम्हारी यह हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिससे मेरे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको बहुत प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन जमीन पर मारकर तोड़ दिया और बोली, जाओ, अब तुम निडर होकर जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं, कोई किसी का डर नहीं। वहां के शेर अब चाहे घास खाए या कुछ और, पर अब वे हर उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहां जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जादूगरनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमारी की होने वाली पत्नी, जिसको उसने बैल बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए राजा से जाने की इजाजत मांगी और अपने काम पर चल दी। उस राज्य में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहां और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका वह सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट आई। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और उसको अपना वारिस घोषित कर दिया, क्योंकि उस राजा को कोई संतान नहीं थी। इधर नाग कहता है, राजन, कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब वह कोतवाल उस राज्य का राजा बन गया, लेकिन अब उसे कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ है। अब उसने एक दिन क्या किया कि अपने राज्य भर के सारे बैलों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। अगले दिन सारे बैल एक जगह लाकर इकट्ठे किए गए। राजकुमारी बने राजा ने खुद ने उन सब की जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी बैल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और न ही उसको पहचाना। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें किसने उसका हुक्म नहीं माना है। इधर जब राजा के आदेश अनुसार सैनिक जादूगरनी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसने अपना बैल राजा के पास नहीं भेजा। सैनिकों ने बैल को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले आए। जादूगरनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। सैनिकों ने उसको छोड़ा ही नहीं। वे उस बैल को रस्सी से पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए सैनिक एक बैल को पकड़कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई। जैसे ही सैनिक उस बैल को रस्सी से खींचकर राजा के पास पहुंचे, तभी अचानक से उस बैल की रस्सी टूट गई और अब उस बैल की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है। इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको फांसी पर लटका दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। आगे नाग कहता है, राजन, उस राजा ने यानी राजकुमारी वैजंती ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस भेष बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था और मेरा उद्देश्य अब पूरा हो गया। इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी मान लिया और फिर वे खुशी खुशी रहने लगे। इधर नाग राजा से कहता है, राजन, जब तुम्हें राजकुमारी वैजंती की तरह पत्नी मिल जाए तब तुम विवाह कर लेना,
अगर तुम किसी स्त्री के रूप यौवन के जाल में फंस गए तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि जो स्त्री गुण और विचारों से सुंदर होती है वही स्त्री सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का मायाजाल तो मनुष्य को मुसीबत में डाल देता है। जो स्त्री बहुत अधिक सुंदर हो उनसे बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य जीवन भर रोता है। आगे नाग कहता है, राजन, जो स्त्री क्रोधी हो उस स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। क्रोधी स्त्रियां सदैव अपने पति को अपनी कटु वाणी से चोट पहुंचाती रहती है। जिस घर में मूर्ख मित्र होता है, जवाब देने वाला नौकर होता है और घर के अंदर सांप रहता है तो उसकी तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। दोस्तों, इस प्रकार उस नाग ने राजा को राजकुमारी वैजंती की कहानी सुनाई और कहानी सुनाते सुनाते प्रातः काल हो जाता है। और नाग यही तो चाहता था कि राजा का जो समय है वो यहीं बीत जाए और वह राक्षसी के पास जाने से बच जाए। फिर राजा उस नाग की कहानी सुनकर अपने राज्य को लौट जाता है। इस प्रकार उस नाग ने राजा उग्रसेन की जान बचाई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।